पंच परमेश्वर की कहानी एक प्रसिद्ध भारतीय लोककथा है जो विशेष रूप से हिंदी साहित्य में बहुत चर्चित है। यह कहानी एक ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति की है जो अपने गांव में पंच न्यायाधीश के रूप में काम करता है और उसे अपने निर्णयों में पूर्ण ईमानदारी और निष्पक्षता का पालन करना होता है। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि समाज में न्याय, ईमानदारी और सत्य की अहमियत कितनी है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां एक गरीब किसान अपने खेतों में काम करता था। उसका नाम बबलू था। बबलू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह उसी से अपनी जिंदगी चला रहा था। एक दिन उसकी जमीन के पास एक बड़े व्यापारी ने अपनी जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने उसे काफी पैसे देने का वादा किया, जिससे बबलू खुश हो गया और उसने उस जमीन को बेचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही बबलू ने जमीन बेची, उसे यह एहसास हुआ कि व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी ने जमीन के मूल्य को कम करके बताया और बबलू को ज्यादा पैसे नहीं दिए। बबलू बहुत दुखी हुआ और उसने पंचायत के पास जाने का फैसला किया। पंचायत गांव का सर्वोच्च न्यायालय था जहां सभी मामले सुने जाते थे। पंचायत में 5 सदस्य होते थे, जिनमें से एक पंच परमेश्वर के रूप में सम्मानित होता था। पंच परमेश्वर वह व्यक्ति होता था जिसे सबसे अधिक समझदार और न्यायप्रिय माना जाता था। बबलू ने अपनी शिकायत पंचायत में प्रस्तुत की और पंच परमेश्वर के सामने व्यापारी के खिलाफ अपने मामले को रखा। पंच परमेश्वर ने मामले को ध्यान से सुना और फिर व्यापारी से पूछा कि उसने बबलू को क्यों धोखा दिया। व्यापारी ने अपनी सफाई में कहा कि बबलू ने जमीन की कीमत अधिक नहीं बताई थी, इसलिए उसे कम पैसे दिए गए। पंच परमेश्वर ने फिर दोनों पक्षों के सभी तर्कों को सुना और एक निष्कलंक निर्णय दिया। उन्होंने कहा, जिसे किसी ने धोखा दिया है उसे पुनः न्याय मिलना चाहिए। इसलिए व्यापारी को बबलू को सही मूल्य के बराबर पैसे देने होंगे। पंच परमेश्वर का निर्णय सच्चाई पर आधारित था और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के निर्णय लिया। इस निर्णय से पंचायत के बाकी सदस्य बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि पंच परमेश्वर ने अपने निर्णय में किसी भी प्रकार की पक्षपाती नहीं दिखाए और केवल सत्य और न्याय को प्राथमिकता दी। इस प्रकार पंच परमेश्वर की न्यायप्रियता और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आता है। कुछ समय बाद बबलू ने एक बार फिर पंच परमेश्वर से एक नई शिकायत की। अब वह कह रहा था कि व्यापारी ने उसे जमीन का सही मूल्य नहीं दिया, लेकिन वह अब भी उस जमीन पर काम कर रहा है और उसे मेहनत से लाभ भी हो रहा है। बबलू चाहता था कि पंच परमेश्वर उसे अब और पैसे दिलवाए। पंच परमेश्वर ने इस नई शिकायत को भी बड़ी गंभीरता से सुना। उन्होंने फिर बबलू से पूछा कि वह कितने पैसे चाहता है। बबलू ने कहा कि वह अब जमीन के मूल्य के हिसाब से और अधिक पैसे चाहता है। पंच परमेश्वर ने फिर उसे समझाया, तुमने जो जमीन बेची थी उसका मूल्य तुम्हारे द्वारा तय किया गया था और तुम्हें उस समय जो राशि दी गई थी वही ठीक थी। अब तुम यह चाह रहे हो कि तुम्हारे द्वारा बेची गई जमीन के अधिक पैसे मिले, लेकिन यह उचित नहीं है। तुमने अपनी जमीन बेचने का निर्णय लिया और अब तुम्हारी शिकायत सिर्फ पैसे की है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर निर्णय का एक समय होता है और वह समय अब बीत चुका है। पंच परमेश्वर ने बबलू को समझाते हुए यह भी कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने निर्णयों को समझदारी से लें और फिर किसी भी स्थिति में अपने निर्णय पर अडिग रहें। किसी भी समस्या के समाधान में समय और स्थान का बहुत महत्व होता है, और यदि हम समय रहते उचित निर्णय नहीं लेते तो बाद में उसे बदलना या फिर से मांगना न्यायसंगत नहीं होता। यह निर्णय बहुत ही साहसिक था और पंच परमेश्वर ने अपने फैसले में पूरी तरह से न्याय और सच्चाई का पालन किया। इस फैसले ने गांव में यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करना चाहिए और समय रहते सही निर्णय लेने चाहिए। कहानी का अंत इस तरह होता है कि बबलू ने धीरे धीरे समझा कि उसके साथ जो हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया। पंच परमेश्वर की ईमानदारी, निष्पक्षता और न्यायप्रियता ने न केवल उसे सही मार्ग पर लाया, बल्कि पूरे गांव में न्याय और सत्य की महत्ता को भी उजागर किया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पंच परमेश्वर का कार्य सिर्फ एक निर्णय लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य समाज में न्याय, सत्य और ईमानदारी का प्रचार करना होता है।
पंच परमेश्वर की भूमिका न केवल अदालत में न्याय देने की होती है, बल्कि वह समाज को एक सशक्त और सही दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं।